अगर हम लोग एक ओवरऑल ऐसे रिजिड स्ट्रक्चर होते ना, तो क्या हम लोग ऐसे जो अभी अपने हाथ घुमा पा रहे हैं, अपना जो नेक है उसको एक दूसरी तरफ घुमा पा रहे हैं, उस तरफ चलो, उस तरफ कोई सुंदर कन्या दिखा तो उस तरफ हम अपना जो अपना नेक है उस घुमा सकते हैं। जॉइंट जो पार्ट है, हाँ ये जॉइंट मतलब ये जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेई ये नहीं है, ये आपके जो बॉडी में डिफरेंट जो हड्डियाँ हैं, जो बोन्स है, उन बोन्स के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। हेलो एवरीवन गाइस, आई एम तथा गौतम मांझा। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बायोलॉजी विद ब्रदर। तो आज हम लोग यार आ चुके हैं अपने लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर के एकदम आखिरी पार्ट पे। और ये वाला लेक्चर आप लोगों को पता ही है कि थोड़ा सा छोटा ही होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ खास हमारे लिए बाकी नहीं है। और काफ़ी जल्दी जल्दी हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाँ उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर लोकोमोशन एंड मूवमेंट फॉर योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ NCERT एट योर फिंगर टिप्स क्वेश्चन एज वेल एज योर NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। तो वो सब हम लोग करेंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे जो जॉइंट जो पार्ट है, हाँ ये जॉइंट मतलब ये जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेई ये नहीं है, ये आपके जो बॉडी में डिफरेंट जो हड्डियाँ हैं, जो बोन्स है, उन बोन्स के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो देखो यार, यह जो जॉइंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे जो बॉडी है, इस बॉडी में जो हड्डियाँ है टोटल 206 हड्डियाँ है। अब आप ये चीज़ सोच के देखो कि अगर ये 206 हड्डियाँ ना होके पूरा का पूरा जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है ये एक होता, एक आपका रिजिड स्ट्रक्चर होता, तो आप सोचो कि क्या क्या परेशानियाँ हमारे लिए होता। अगर हम लोग एक ओवरऑल ऐसे रिजिड स्ट्रक्चर होते ना, तो क्या हम लोग ऐसे जो अभी अपने हाथ घुमा पा रहे हैं, अपना जो नेक है उसको एक दूसरी तरफ घुमा पा रहे हैं, उस तरफ चलो, उस तरफ कोई सुंदर कन्या दिखा तो उस तरफ हम अपना जो अपना नेक है उस घुमा सकते हैं। अपना जो क्रिकेट खेलने के लिए अपना हाथ जो बाजुएं खोल पाते हैं, बाजुएं घुमा पाते हैं, तो ये सब नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये जो जॉइंट्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो जॉइंट्स है ना यार, बहुत तरीके होते हैं। जनरली ये जो जॉइंट्स होते हैं आपका डिफरेंट टाइप ऑफ होते हैं, मतलब उनके जो स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ होते हैं। जैसे कि आप लोग तो बहुत कॉमन है, आप लोग नाम सुने ही होंगे कि एक बॉल सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट होते हैं। तो बॉल सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट क्या है, बहुत ही सिंपल है। वहाँ पे एक आपका स्फेरिकल सा पार्ट होता है, दूसरी तरफ एक आपका जो बाउल जो होता है ना, ऐसे ऐसे टाइप के कुछ चीज़ें होते हैं, और उन दोनों के बीच में जो जॉइंट होता है वो एक काइंड ऑफ बॉल सॉकेट जॉइंट होता है। और आप लोग को पता है कि ये जो बॉल सॉकेट जॉइंट है, ये आपके जो रोटेटरी मूवमेंट है वो उस जो हड्डी है उस हड्डी को पूरा आप रोटेट करवा सकते हैं। और इस जो जॉइंट पार्ट है ना, इसको एकदम अपने बॉडी के साथ रिलेट करते हुए चलो। अगर बॉडी के साथ रिलेट करते हुए इसको पढ़ पा रहे हो ना, तो आपको जॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता। तो ऐसे टाइप के जॉइंट हो सकते हैं। और दूसरे जो टाइप ऑफ जॉइंट जो कि है, उसमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मूवमेंट होते हैं। उसमें हाँ, आप ऐसा हो सकता है कि आपका उसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट हो रहा है, लेकिन वो एक लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि उसमें जो है एक तरफ को थोड़ी दूर जाने के बाद उसमें कंस्ट्रेंट आ जाता है, उसमें वो आगे नहीं मूव कर पाता। और इस टाइप ऑफ जॉइंट बहुत ही सिंपल है, जो कि हिंज जॉइंट है। आप लोगों को पता है कि हमारे जो एल्बो जॉइंट्स है, नी जॉइंट्स है, ये सब आपका हिंज जॉइंट जो है उसके एग्जाम्पल होते हैं। तो ऐसे ही और भी जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आपका ग्लाइडिंग जॉइंट हो सकते हैं, आपका इधर आपका फाइब्रस जॉइंट हो सकता है, आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट हो सकता है, आपका सैडल जॉइंट हो सकता है। तो यही सब बेसिकली कुछ चीज़ें जो जॉइंट्स है ये हमारे सिलेबस में है। तो अब हम लोग बिना किसी ज़्यादा बात के एकदम सीधा NCERT के लाइन के ऊपर जंप करेंगे, और जंप करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जॉइंट्स क्या है, कहाँ पे है, कौन सा वाला कहाँ पे है। और यार यहाँ पे आप लोग को पता है कि ये आपके एग्ज़ाम के हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस चैप्टर में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है। और इसमें आपको सारे टाइप ऑफ जॉइंट्स और उनके एग्जाम्पल याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है कि उसमें आपको मैट्रिक्स मैचिंग से दे सकता है, आपसे डायरेक्टली ऐसे पूछ सकते हैं कि इन वाले जो हड्डियाँ हैं इनके बीच में कौन सा टाइप का जॉइंट आपका प्रेजेंट होता है। अब यार यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो जॉइंट्स है ना, तो जो जॉइंट्स है, कुछ कुछ जॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मूवेबल होते हैं, और कुछ कुछ जो होते हैं उनमें बहुत ही लिमिटेड मूवमेंट परमिटेड होते हैं, और कुछ कुछ जॉइंट होते हैं जो कि काइंड ऑफ इमूवेबल होते हैं, उसमें मूवमेंट हो ही नहीं सकता करीब करीब। तो ऐसे टाइप के होते हैं। अब यार जहाँ पे ना वो मूवेबल जॉइंट है, जहाँ पे वो मूव कर पा रहा है,
तो मूव करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि एक तो हड्डी जो स्ट्रक्चर है काफ़ी वो हार्ड एक रिजिड सा स्ट्रक्चर है। अब अगर वो दोनों हड्डी एक दूसरे के बीच में से अपने बीच में अगर मूव करवाना हम चाहे तो उसमें क्या होगा, उसमें तो जो हड्डी में इरोशन आ जाएगा, हड्डी में थोड़ा बहुत उसका आपका ऐसा समझ सकते हैं कि हड्डी थोड़ा बहुत उसमें डीमिनरलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा वो हटता जाएगा, ऊपर का जो लेयर है वो हटता जाएगा। और उसके साथ साथ आपको मतलब बहुत ही ये दर्दनाक सिचुएशन होगा अगर ऐसा हुआ होता कि उसमें कोई फ्लूइड या लुब्रिकेंट ना रहता, तो वो जो दोनों हड्डियों के बीच में जो ऐसे खटखटा जाता है, दोनों हड्डियों के बीच में जो ऐसे फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन के कारण वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इरोशन हो जाता हड्डियों का। और इस इरोशन के कारण मतलब बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक एक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है हमें चलने फिरने के लिए, अपना हड्डियाँ घुमाने के लिए, बाजुएं खोलने के लिए। तो इसीलिए वहाँ पे क्या है, इसीलिए वहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट है, जो कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक लुब्रिकेंट प्रेजेंट है। और उस लुब्रिकेंट का नाम क्या है, मेरे साथ बोलिए, बहुत ही सिंपल है। हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, इसका आंसर है साइनोवियल फ्लूइड। और ये जो साइनोवियल फ्लूइड है ये बेसिकली लुब्रिकेंट के रूप में काम करता है। तो अब हम लोग सीधा एनसीईआरटी पे जंप करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आपका जो बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी है उनको मूव करवाने के लिए ये जो जॉइंट्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये तो काफ़ी सिंपल सा चीज़ ही है। लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस। तो लोकोमोशन, आपका लोकोमोशन और मूवमेंट का तो डिफरेंस मैंने आपको ऑलरेडी बहुत ही पहले इनिशियल चैप्टर के इनिशियल लेक्चर्स पे मैंने बता दिया है, तो आप लोगों को आई थिंक पता ही होगा। तो आप अभी अगर आप याद कर पा रहे हैं तो उसको एक बार ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। अगर याद नहीं आ रहा है तो मैं फिर से आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मूवमेंट है वो बेसिकली है एक जगह पे खड़े होके कुछ चीज़ों को हिलाना। मतलब उसमें क्या हो रहा है, उसमें उनका डिस्प्लेसमेंट, उसमें स्थान का परिवर्तन जो आप कह सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, ये नहीं हो रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और हालांकि ये जो लोकोमोशन है, लोकोमोशन में आपका डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं वो हो रहा है, मतलब एक स्थान से वो दूसरे स्थान में जा रहा है। और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो लोकोमोशन हो रहा है ना, उसमें तो मूवमेंट ज़रूरी है, क्योंकि लोकोमोशन अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे चल के जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, तो उसमें आपका पैर का मूवमेंट भी हो रहा है और लोकोमोशन तो आपका हो ही रहा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो मूवमेंट है वो लोकोमोशन हो, क्योंकि मूवमेंट तो आप ऐसे एक जगह पे खड़े होकर आपको हाथ हिला सकते हो, तो वो भी तो मूवमेंट हुआ। लेकिन उसमें क्या आप एक जगह से दूसरे जगह पे गए, नहीं गए ना, तो इसमें तो लोकोमोशन आपका नहीं हुआ। तो आई थिंक आपको लोकोमोशन और मूवमेंट एक बार फिर से रिवाइज हो चुका होगा इसी के साथ। अच्छा, जॉइंट्स आर द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट बिटवीन द बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेजेस। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि आपका जो जॉइंट है ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो दो बोन के बीच में हो सकता है, ये एक बोन और एक कार्टिलेज के बीच में भी हो सकता है। आपको पता है कि बहुत सारे हमारे बॉडी के पार्ट्स है वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, और वो जो बोन और कार्टिलेज है उसके बीच में भी जॉइंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ कि आप थोड़ा ना हमारा जो ह्यूमन का रिब्स है, रिब केज का स्ट्रक्चर याद करने की कोशिश कीजिए। रिब केज में क्या था, हमारे जो हमारे वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड में क्या था, वेंट्रल साइड में आपका स्टर्नम था, आपको पता है। और स्टर्नम जो है, उस स्टर्नम में आपका जो 1st to 7th जो रिब्स है वो तो एकदम डायरेक्ट यहाँ पे आके अटैच्ड हो रहे थे, वो तो ठीक है। अब 8th 9th और 10th ये जो रिब्स थे ना, उनके बारे में याद कीजिए, वो लोग क्या हो रहे थे। हाँ, आपने सही समझा, वो लोग 7th रिब्स के साथ कनेक्टेड हो रहा था। अब वो जो 7th रिब के साथ कनेक्ट हो रहा था वो किसके थ्रू कनेक्ट हो रहा था, एनसीईआरटी में मैंने आपको पॉइंट करके दिखाया था, वो हाइलाइन कार्टिलेज के थ्रू कनेक्ट हो रहा था। अब ये जो है ये क्या कैसे हो रहा है, ये दोनों के बीच में एक कार्टिलेज और आपका एक जो बोन है, इन दोनों के बीच में एक जॉइंट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है। और ये किस टाइप ऑफ जॉइंट का एग्जाम्पल है आपको पता है। हाँ, ये आपने सही समझा, ये एक काइंड ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है उसका एग्जाम्पल होता है, क्योंकि बोन के साथ कार्टिलेज कनेक्ट हो रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और इसके साथ साथ आई थिंक आपको एक और चीज़ क्लियर हो चुका होगा अब तक कि कार्टिलेजिनस जो जॉइंट हो रहा है ना, तो इसमें ज़्यादा कुछ मूवमेंट वगैरह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फिक्स्ड है। हाँ, उसमें ऐसा आप कह सकते हैं कि उसमें काफ़ी लिमिटेड एक मूवमेंट हो सकता है, किसी किसी जगह पे हो सकता है कि काफ़ी लिमिटेड सा मूवमेंट हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कोई भी मूवमेंट आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है। अच्छा, द फोर्स जनरेटेड बाय द मसल इज यूज्ड टू कैरी आउट द मूवमेंट थ्रू आउट द जॉइंट व्हेयर द जॉइंट एक्ट्स एज फल्क्रम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो फोर्स जो हमारे मसल जनरेट करते हैं उसको
अपने मसल से जॉइंट के थ्रू ही हमारे जो बॉडी को मूव करने में, बॉडी के मूवमेंट करने में ये हेल्प करता है। ये एक सिंपल सा चीज़ है, समझ आ रहा है। द मूवेबिलिटी ऑफ दीज जॉइंट्स वैरी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर। तो डिफरेंट फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है, हमें पता है कि कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जॉइंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म, नेमली फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल। तो आपका ये जो आपका यहाँ पे जो क्लासीफाई जो किया गया है, इन 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। आपका फाइब्रस हो सकता है, कार्टिलेजिनस हो सकता है और आपका फाइनली साइनोवियल हो सकता है। अब ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो आपका सैडल जॉइंट मैंने बोला, ग्लाइडिंग जॉइंट मैंने बोला, हिंज जॉइंट जो बोला, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोला, ये जो सारे टाइप के जॉइंट्स हैं ना, ये सारे कौन से टाइप के जॉइंट्स हैं, ये साइनोवियल जॉइंट्स में आते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। फाइब्रस जॉइंट तो आप लोगों को मैंने पहले बोला था कि ये फाइब्रस जॉइंट एक काइंड ऑफ जॉइंट्स है जिसमें कि एकदम ही मूवमेंट नहीं होता। इस टाइप ऑफ जॉइंट में ना एकदम वो एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं और उसमें एकदम किसी भी सिंपल तरीके का मूवमेंट भी यहाँ पे नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। अब आप लोग पहले अपने दिमाग में सोचने की कोशिश कीजिए कि फाइब्रस जॉइंट का एग्जाम्पल कहाँ होना चाहिए। और मैंने ये जो क्वेश्चन पूछा, आप अपने दिमाग में सोचिए आपका फाइब्रस जॉइंट कहाँ हो सकता है। इस क्वेश्चन में ही मैंने आपको हिंट दे दिया है। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा कि हमारे जो क्रेनियम है ना, इस जो क्रेनियम आप स्कल समझ सकते हैं। इस स्कल में जो आपका फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, ऐसे जो डिफरेंट जो ऐसे पार्ट्स है, वो लोग कैसे जुड़े हुए थे एक दूसरे के बीच में। वो लोग सूचर के बीच में जुड़े, सूचर के हेल्प से जुड़े हुए थे। ये तो आप लोगों को पता है। अब ये सूचर क्या है? ये बेसिकली सिंपली आपका फाइब्रस जॉइंट है। तो दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज शोन बाय द फ्लैट स्कल बोन which fused end to end with the help of dense fibrous connective tissue। तो ये चीज़ आपके लिए एक हॉटस्पॉट बन जाता है कि ये जो सूचर जो जॉइंट है, ये एक तो काइंड ऑफ फाइब्रस जॉइंट है। ये आपको याद रखना ही रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके साथ आपको क्या याद रखना है कि इसमें किस टाइप ऑफ कार्टिलेज होते हैं? वो डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। तो यानी ये एक काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और वो कनेक्टिव टिश्यू कैसा है? वो डेंस होता है और फाइब्रस होता है। मतलब यहाँ पे सिंपली जो आप लोग पढ़ेंगे कि डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, डेंस इरेगुलर होता है। तो यहाँ पे रेगुलर या इरेगुलर तो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है एनसीईआरटी पे, लेकिन डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, यानी उसमें कुछ फाइबर जैसे कोलाजन वगैरह कुछ प्रेजेंट होंगे। तो इसीलिए ये डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है टू फॉर्म द क्रेनियम। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है वो है कि द फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इमूवेबल जॉइंट में आता है। अच्छा, देन आता है आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट। द बोन्स दैट आर इन जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। अच्छा, इन कार्टिलेजिनस जॉइंट द बोन आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये कार्टिलेजिनस जॉइंट समझा दिया है कि ये हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम में हो सकते हैं और हमारे रिब्स के साथ हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आपको याद रखना ही रखना है। मैट्रिक्स मैचिंग में बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। ये एक हॉटस्पॉट है। The joint between the adjacent vertebrae in the vertebral column is of this pattern and it permits limited movement। तो ऑलरेडी मैंने आपसे बोला था कि कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है ये कैसा होता है? ये लिमिटेड मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आप अपने जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप वर्टिब्रल कॉलम को एकदम मतलब जो होते हैं ना एकदम पूरा एकदम घुमा लिया, आगे की तरफ घुमा लिया, पीछे की तरफ घुमा लिया, साइड की तरफ घुमा लिया, जो लेटरल साइड हो सकता है लेटरल साइड की तरफ घुमा लिया, किसी तरह इतना ज़्यादा। हाँ, आप थोड़ा बहुत उसमें मूवमेंट करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा बेंड करके एकदम एक सांप जैसा बेंड कर लिया। ऐसा हमारे लिए नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे ये कार्टिलेजिनस जॉइंट प्रेजेंट होता है। और कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या होता है? क्या ये इमूवेबल होते हैं? नहीं, ये इमूवेबल नहीं होते हैं। ये लिमिटेड मूवमेंट परमिट करते हैं। तो ये सिर्फ लिमिटेड अमाउंट में मूवमेंट परमिट करते हैं। जैसे कि इसका बहुत एक सिंपल सा और एनसीईआरटी का जो दिया हुआ एग्जांपल है वो क्या है? हमारे एडजेसेंट वर्टिब्रा में। इसके साथ साथ आपको मैंने एक और एग्जांपल बोला कि हमारे रिब के साथ जो स्टर्नम, रिब के साथ स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो सारे ही रिब आपके जो स्टर्नम के साथ किस जॉइंट के साथ जुड़ रहा है? आपका ये कार्टिलेजिनस जॉइंट के साथ, क्योंकि हाइलैंड कार्टिलेज के माध्यम से ही ये जो है ये जुड़ रहा है। हाँ, हालांकि इसका जो एक्सेप्शन है वो है 11th एंड 12th रिब्स, जो कि फ्लोटिंग रिब्स माना जाता है, जो कि हमारे अल्टीमेटली किडनी वगैरह जो विसरल ऑर्गन होते हैं उनके प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। अच्छा, फाइनली अब यहाँ पे आता है साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट इसके नाम के साथ ही आपको पता चल चुका है कि ये एक मूवेबल जॉइंट है।
और इसमें जो एग्जाम्पल है ना आपको सारे याद रखने हैं। यहाँ पे जो बॉल सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट आते हैं, ये इसका तो एग्जाम्पल आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा। ये जो आपके ह्यूमेरस के साथ आपका जो पेक्टोरल गार्डल है, पेक्टोरल गार्डल आपको आप लोगों को पता है कि पेक्टोरल गार्डल आपका अल्टीमेटली स्कैपुला और आपका इधर जो कॉलर बोन यानी क्लेविकल और आपका फाइनली ह्यूमेरस, इन सब। और स्पेसिफिकली पेक्टोरल गार्डल अगर बोला जाए तो वो क्लेविकल और स्कैपुला मिला के बनते हैं, और उन दोनों के बीच में वहाँ पे एक ग्लिनोइड कैविटी होता है जहाँ के साथ ये जो ह्यूमेरस है ये अटैच होता है, और ये एक साइनोवियल काइंड ऑफ जॉइंट है। और ये बॉल सॉकेट जॉइंट का वन ऑफ द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि आपके एनसीईआरटी पे दिया हुआ है। इसके साथ साथ आप फीमर के साथ जो एसिटाबुलम का जॉइंट है वो भी आप समझ सकते हैं कि वो डेफिनेटली ये बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट है इसमें आएगा। इसके बाद आपका जो हिंज जॉइंट मैंने बोला था कि जो हिंज लाइक है, तो वो कहाँ पे होगा? डेफिनेटली वो नी पे हो सकता है, एल्बो जॉइंट भी हो सकता है, तो काफ़ी सिंपल है वहाँ पे। अच्छा, इसके बाद है पीवट जॉइंट। तो पीवट जॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवट जॉइंट मैंने आपको शायद पहले नहीं बोला था। पीवट जॉइंट क्या होता है? हमारा जो सर्वाइकल वर्टिब्रे जो होते हैं, तो आप लोगों को पता है कि फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा उसका नाम क्या है? उसका नाम है एटलस। सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा का नाम क्या है? एक्सिस। अब ये जो एटलस एक्सिस के बीच में जो जॉइंट है ना, वो है पिवोटल जॉइंट। अब ये पिवोटल जॉइंट में कुछ स्पेशल है। ये पिवोटल जॉइंट में जो होता है वो हम जो अपने नेक को, अपने जो गला है उस गला को हम राइट साइड, लेफ्ट साइड, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, चारों तरफ ऐसे घुमा पाते हैं। हाँ, ऐसा हमारे अगर यहाँ पे जो अगर हमारा चमड़ा नहीं होता तो हम हो सकता है कि हम अपने जो अपने मुंडी को एकदम ऐसे गोल गोल घुमा सकते थे। हाँ, उसमें कुछ मसल वगैरह की लिमिटेशन है, मसल वगैरह आने के कारण, लेकिन फिर भी ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ रोटेशन के लिए स्पेस प्रोवाइड करते हैं। और इस टाइप ऑफ जॉइंट को आप क्या कहते हैं? इसको आप पिवट जॉइंट कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद आपका एक और काइंड ऑफ जॉइंट आता है जो कि मैंने आपसे बोला था कि ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ग्लाइडिंग जॉइंट काफ़ी सिंपल उसका एग्जांपल है जो कि बिटवीन द कार्पल्स होता है। तो कार्पल आप लोगों को पता है कि आपका जो हाथ का जो रिस्ट है, उस रिस्ट के पार्ट में जो डिफरेंट जो बोन्स पड़े हुए हैं या फिर बोन जो प्रेजेंट है वो कार्पल होते हैं। अब आप लोगों को याद आना चाहिए कि हमारा जो हैंड है उस हैंड में कार्पल का कितना नंबर है। हाँ, आपने अगर 8 बोला है तो बिल्कुल आपने सही बोला है। हमारे हाथ में जो कार्पल का नंबर है वो 8 होना है। और अगर हाँ, ये जो ग्लाइडिंग जॉइंट है इसका बहुत सिंपल एग्जांपल आपका कार्पल के साथ टर्सल भी होगा। अब यहाँ पे आप लोगों को ये भी मुझे बोलना है कि टर्सल का नंबर हमारे ह्यूमन बॉडी में कितना होता है। अगर आपने 8 बोला है तो आपने बिल्कुल गलत बोला है, अगर आपने 7 बोला है तो आपने बिल्कुल सही बोला है। और मुझे इसके साथ एक और चीज़ बोलिए मुझे कि ये जो 7 है और इसके साथ एक और जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो कहाँ पे होना चाहिए? क्योंकि हाथ और पैर में दोनों में ओवरऑल नंबर ऑफ बोन सेम है, 30 है। वो जो एक्स्ट्रा है वो कहाँ है? हाँ, अगर आपने पैटेला बोला है बिल्कुल आपने सही बोला है, जो कि नी कैप के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी सिंपल, और इसके साथ एक ओवरऑल रिवीजन भी हमारा हो गया। और फाइनली हमारे इसके साथ एक और काइंड ऑफ जॉइंट आता है जो कि है सैडल जॉइंट। तो सैडल जॉइंट बहुत ही सिंपल है। हमारे हाथ में जो कार्पल एंड मेटाकार्पल है, वहाँ पे जॉइंट्स बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब में हमें ये पाया जाता है। यानी आपका बेसिकली जो कार्पल्स है उसमें क्या होता है? उसमें आपका ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। और कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में क्या होता है? उसमें आपका ये जो सैडल जॉइंट प्रेजेंट होता है। तो यही बेसिकली बहुत सिंपल टाइप का एग्जाम्पल है, और इन सबको आपको याद भी रखने हैं। और ये चीज़ याद रखना, हमारे जो हाथ है और पैर है ये काइंड ऑफ एनालोगस है। तो हाथ में जहाँ जहाँ जो भी जॉइंट प्रेजेंट है जिनके बीच में, तो पैर में भी वो सेम होगा। तो आपको अगर एग्जाम में अगर थोड़ा फंसाने की कोशिश करे, ऐसे थोड़ा दे दे, तो आप ऐसे घबराना नहीं। अगर ऐसे कि टार्सल कार्पल की जगह वहाँ पे टार्सल दे दिया, मेटाकार्पल की जगह मेटाटार्सल दे दिया, तो ऐसे घबरा मत जाना, ये चीज़ ध्यान रखना। तो synovial joints are characterized by presence of a fluid filled synovial cavity. Already I have explained it to you. And between the articulating surface of the two bones. Such an arrangement allows considerable movement, and these joints helps in locomotion and many other movements. And I have already explained you the examples. So I don't think I need to read the NCERT again. You can do it yourself. Okay. तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने जो इस चैप्टर है, इस चैप्टर के एकदम आखिरी पार्ट पे। इस पे कुछ डिजीज़ेस है, इसको पढ़ते हुए आपको थोड़ा बहुत डॉक्टर वाला फील भी आएगा। चलो हाँ, कुछ डिजीज़ वगैरह के बारे में जान रहे हैं, उसको देख के हम उसके सिम्टम के बेसिक सिम्टम के बारे में हम जान रहे हैं। और इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा एक हॉटस्पॉट पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। ये एकदम 100% श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा और ज़रूर पूछेगा। और यहाँ पे जो पहला जो डिजीज़ यहाँ पे दिया है मायस्थेनिया ग्रेविस,
अब यहाँ पे क्या होता है कि मायस्थेनिया ग्रेविस और मास्कुलर डिस्ट्रॉफी, अगर आप इसका इन दोनों का स्पेसिफिकली ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आई थिंक 2019, 20, 21 और 18 सारे ही सालों में आए हैं। तो मतलब ये काइंड ऑफ एक हॉटस्पॉट क्वेश्चन है, ये सारे ही सालों में जिस भी साल हम लोग देखेंगे उसी ही सालों में ये आया है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैट्रिक्स मैच में तो पूरा सबसे ही आता है, आई थिंक 2021 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो मायस्थेनिया ग्रेविस क्या है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक काइंड ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपको मैं एक बेसिक यहाँ पे बोल देता हूँ कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, हमारे जो बॉडी होते हैं ना, बॉडी का जो आपको पता है कि हमारे बॉडी में अपना एक खुद का मैकेनिज्म होता है, खुद का जो सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानने के लिए। यानी अगर हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल घुस जाए तो उस फॉरेन पार्टिकल को हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, अगर वो कुछ भी अगर सेल्फ है यानी खुद का चीज़ है तो खुद का चीज़ को वो उसको पता होता है। लेकिन अगर कुछ भी फॉरेन वहाँ पे आ जाए ना तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता। वो चाहता है कि किसी भी तरीके से उस जो फॉरेन चीज़ है उसको रिजेक्ट कर दे। जैसे कि आप लोगों के साथ होता है कि आप लोगों के साथ क्या होता है, आप लोग अगर आपको हमेशा, आप कोई भी इंसान है तो उसको अपने बारे में वो सेल्फ कॉन्शियस होता ही है। और ये आपका लिविंग वर्ल्ड में भी पढ़े हैं कि ह्यूमन बीइंग इज द ओनली एंड ओनली सेल्फ कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड। तो आप लोग अपने बारे में सेल्फ कॉन्शियस है, यानी आपको पता है कि हमारे लिए ये चीज़ें करना अच्छा है। तो आपको पता है कि आपके लिए एनसीईआरटी का किताब पढ़ना बहुत अच्छा है, आपके लिए वीडियो लेक्चर्स वगैरह देख के नोट्स प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इस समय पे अगर आप उसके अलावा फ़ोन चला रहे हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल है। तो ये जो चीज़ आपको समझ है वो ऐसा ही चीज़ आपके जो बॉडी है, बॉडी को भी पता है। अब क्या होता है, बहुत बार आप ऐसे होते हैं कि हाँ आप, मुझे तो पता है कि मुझे किताब पढ़ना चाहिए, किताब पढ़ना अच्छा होता है, लेकिन क्या आप हमेशा किताब पढ़ते हैं? नहीं ना। तो कभी कभार तो चलो आज पूरा दिन फ़ोन में बैठ के बिता दिया, फ़ोन में बैठ के पूरा दिन वेस्ट कर दिया, ऐसे बहुत बार होते हैं। और सिमिलरली हमारे बॉडी के साथ भी ऐसा ही होता है कि कभी कभार क्या होता है, हमारे बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है या फिर उसको डिनाई कर देता है, आइडेंटिफाई करने में डिनाई कर देता है। वो क्या करता है कि वो, हालांकि वो तो चीज़ है अपना ही, लेकिन वो बोलते नहीं 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 वो हमारा चीज़ नहीं, वो आप ले जाओ, ये फॉरेन चीज़ है, चलो इसको मार देते। तो ऐसा चीज़ होता है। तो ऐसे टाइप के जो डिजीज़ होते हैं ना उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। यानी आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, हमारा खुद का इम्यूनिटी खुद को मार रहा है। मतलब हमारे जो वो होता है ना, तो बहुत सारे इंटरनल चीज़ होते हैं। तो इंटरनल क्या होता है, घर में ही आपका जो दुश्मन बैठा है, मतलब आपका बॉडी के ही कुछ पार्ट आपको पहचान नहीं, बॉडी के ही डिफेंस आपके कुछ पार्ट्स को पहचान नहीं पा रहा है, वही जाके उसको मार रहा है। तो मतलब क्या गजब का चीज़ है। तो ऐसा ही मायस्थेनिया ग्रेविस जो है ये काइंड ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये किस चीज़ को अफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आपको पता है कि मसल और जो नर्व है उस दोनों के बीच में जो जंक्शनल इलाका होता है तो उसको आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन सिंपली कहते हैं। तो उस न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन होते हैं उस जगह को ये अफेक्ट करता है। यानी उस जगह को ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उस जगह को वो सेल्फ पहचानता नहीं है। वो ऐसे नहीं नहीं ये तो हमारा चीज़ नहीं, ये इसको ले जाओ, चलो इसको ख़त्म करो, ये हमारा चीज़ नहीं है, ऐसे करता है। तो ये आपका बेसिकली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आता है। एंड इट लीड्स टू फैटिग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, मसल का वीकनेस हो जाएगा। और मसल का वीकनेस आप लोगों को कोई भी मसल रिलेटेड डिसऑर्डर में आ जाएगा। ये आपका काफ़ी कॉमन सा सिम्टम है, जो कोई भी मसल रिलेटेड जो डिसऑर्डर होगा उसमें मसल वीकनेस आता है। अच्छा, तो उसके साथ वीकनिंग होगा और डेफिनेटली पैरालिसिस एक फाइनल स्टेप में वो हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये एक छोटा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से मैंने लिख रखा था, वो क्या था कि फेलियर ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। और यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि फेलियर ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इन द मायस्थेनिया ग्रेविस is also prevent normal swallowing, is going to prevent the normal swallowing of food। तो यानी यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो न्यूरोमस्कुलर जो आपका ट्रांसमिशन है, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन मतलब आपका नर्व से मसल पे जो भी जो सिग्नल पहुँचना है, ये सिग्नल अगर पहुँच ना पाए तो ये जो मायस्थेनिया ग्रेविस है ये तो आपको पता है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का जो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। यानी आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ठीक से काम नहीं कर पाएगा। एंड इट कैन ऑल्सो प्रिवेंट नॉर्मल स्वेलोइंग ऑफ फूड। इसमें क्या होगा कि आप जो खाना जो आप खाते हैं ना, तो खाना को आपको स्वॉलो करना होता है, फिर आपका पेरिस्टालसिस के माध्यम से वो आपके स्टोमैक पे जाके स्टोर होता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये भी इफेक्ट हो सकता है। तो आपको बहुत ही सिंपल है कि आपको पूरे बॉडी में 639 टोटल मसल्स है। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि मैंने आपको बता दिया। तो ये 639 जो मसल है आपके पूरे बॉडी में ही मसल है।
अब वहाँ पे अगर किसी भी जगह पे आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन काम नहीं कर रहा है, उसको रिजेक्ट कर दिया है बॉडी ने, तो क्या होगा, आपका वहाँ पे मसल भी काम नहीं कर पाएगा, नर्व तो काम कर ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, उस रिलेटेड, उस मसल के रिलेटेड जो भी काम है वो नहीं होगा। और ऐसे ही यहाँ पे जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में अगर ट्रांसमिशन में फेलियर हो गया है माइस्थेनिया ग्रेविस में, आपका क्या हो सकता है, आपका जो खाना का जो स्वेलिंग है उसमें भी इफेक्ट आ सकता है। अच्छा, माइस्थेनिया ग्रेविस के बाद हम लोग आएंगे मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी बहुत ही एक सिंपल है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको बहुत बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा वाला ऑटोइम्यून है, कौन सा वाला जेनेटिक है, ये आपको अच्छे से स्पेसिफिकली इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या होता है, ये प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू अ जेनेटिक डिसऑर्डर। अब इस जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या होता है यार, कि उसमें डिस्ट्रोफिन जो एक प्रोटीन है, अब डिस्ट्रोफिन जीन के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि उसमें काफ़ी लार्जेस्ट होता है, उसमें बेस पेयर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो डिस्ट्रोफिन क्या है, उसके कारण ही ये जो अल्टीमेट मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो डिजीज़ है वो हो सकता है या फिर होता है। और ये एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जेनेटिक है, यानी आप अपने जो आप लीनिएज के थ्रू या फिर जो डिफरेंट जो जेनेटिक एनालिसिस है, जेनेटिक एनालिसिस के थ्रू आप इसके जो कितने आने की प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस है, ये आप पता कर सकते हैं। अच्छा, और ये आप जेनेटिक है तो इसलिए आप काइंड ऑफ इसको हेरिडिटरी भी कह सकते हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, फाइनली अब आते हैं टीटनी। तो टीटनी आप लोग को पता है कि टीटनस जैसा है, यहाँ पे क्या होता है, रैपिड स्पैस्म होता है, यानी आपका जो मसल है, मसल में खिंचाव जो कहते हैं ना, वो खिंचाव आता है। और वो क्यों होता है, ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत लोग ये गलती कर देते हैं कि वो लोग सोचते हैं क्या, अब ज़्यादा कैल्शियम अगर आ जाए तो मसल में स्पैस्म आता है, तो ये चीज़ गलत है। आपका अगर यहाँ पे कम वो आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है, तो ही आपका स्पैस्म होगा, ना कि ज़्यादा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा, फाइनली आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस तो आप लोगों ने सुना ही होगा, आपके घर में अगर आपके दादी नाना नानी कोई भी ऐसे बुजुर्ग आदमी अगर प्रेजेंट है तो डेफिनेटली आप ये तो नाम सुना ही होगा, आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस आपको हमेशा यह चीज़ ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी आइटिस आ जाए, जैसे आपको मेनिंजाइटिस, जो भी जहाँ पे भी आइटिस आ जाए, तो आइटिस मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन। आपके बायोलॉजी में जहाँ पे भी आइटिस आ जाए वहाँ पे इन्फ्लामेशन। तो आर्थराइटिस मतलब वहाँ पे इन्फ्लामेशन इन द जॉइंट्स। तो यहाँ पे आपको आर्थ्रोज मीन जॉइंट्स है, आप लोगों को पता होगा कि आर्थ्रोज जो आर्थ्रोपोड है, आर्थ्रोपोड आपने नाम तो सुना ही होगा। आर्थ्रोपोड मतलब क्या, उनमें जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। और आर्थराइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स, यानी आर्थ्रोज का आइटिस है, आर्थ्रोज में इन्फ्लामेशन हो रहा है, यानी आपके जो जॉइंट्स है, किसी भी जॉइंट है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है। बहुत ही सिंपल एक लाइन में यह छोड़ दिया है। अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस यहाँ पे नाम से आपको पता चल रहा है, ऑस्टियो मतलब आपके हड्डियों के रिलेटेड कुछ बोल रहा है, और पोरोसिस, पोरोसिस मतलब क्या है, वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत उसमें क्या होगा, वहाँ पे बोन का मास घट जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि इरोशन होगा, बोन जो है उसका इरोशन हो जाएगा। तो ये आपका ऑस्टियोपोरोसिस है। और ये आपको पता है कि एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, जितना हमारा एज इंक्रीज होता है उतना हमारे जो है बोन थोड़ा थोड़ा ऐसे वो पतला हो जाता है, या फिर बोन में इरोशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। तो ये तो काफ़ी सिंपल है, अगर आपका जो बोन है उसमें से अगर ऊपर का लेयर धीरे धीरे उठ के जा रहा है तो डेफिनेटली वो पतला हो रहा है, और उसका जो फ्रैक्चर होने के चांसेस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, डिक्रीज्ड लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इज ए कॉमन कॉज। अब यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि ये चीज़ क्या सिग्निफाई कर रहा है। अब देखो यार, यहाँ पे बोल रहा है कि डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इज द कॉमन कॉज। तो देखो, हमारे जो मेल है, तो मेल में तो ईस्ट्रोजन नहीं मिलेगा, मेल में आपको टेस्टोस्टेरोन मिलेगा। अब अगर ईस्ट्रोजन का घटना इसका एक कॉमन कॉज है, तो डेफिनेटली आप लोगों को समझ आ चुका होगा अब तक कि ये फीमेल में ज़्यादा देखा जाएगा। और अब आप अपने जो रिलेटिव्स है उसके साथ आप रिलेट कीजिए। अब देखिए कि आपके जो अगर दादाजी है और आपके जो नाना नानी है, अगर नानी अगर है, तो आप लोग देखेंगे कि आपके जितने भी जो मेल जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे ज़्यादा आप फीमेल में ये ऑस्टियोपोरोसिस जो चीज़ है वो ज़्यादा देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि उनके ईस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। और आपको एक और चीज़ यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूँ कि आप लोगों को पता है कि जो फीमेल होते हैं, तो फीमेल में जो मेनोपॉज होता है, तो मेनोपॉज के बाद क्या होता है, उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एकदम स्टॉप हो जाता है। और जिस समय वो स्टॉप होता है ना, उस समय पे क्या होता है, ये जो सेक्सुअल जो हार्मोन्स होते हैं लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, इनका लेवल काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। ये आपको पता होगा, काफ़ी सिंपल सा चीज़ है, इनका लेवल काफ़ी डिक्रीज होना ही चाहिए, तो ये डिक्रीज हो जाता है।
और इसी के कारण क्या होता है, जो मेनोपॉज होता है, मेनोपॉज के बाद क्या होता है, ये जो ऑस्टियोपोरोसिस लाइक डिसऑर्डर जो होते हैं जिससे कि आपका बोन थोड़ा बहुत इरोजन हो जाता है, फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ते हैं, तो ये वाले डिजीज जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा, इनके जो चांसेस है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा एनसीईआरटी फैक्ट बोल दिया। हम लोग आ चुके हैं अपने एनसीईआरटी के फाइनल लाइन पे इस चैप्टर का, गाउट। तो गाउट भी आप लोगों को पता है, बहुत ही सिंपल है। गाउट क्या है, गाउट में फिर से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा। अब इन्फ्लेमेशन क्यों हो रहा है, अब देखो यार, आर्थराइटिस जो है वो भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है। गाउट और आर्थराइटिस करीब करीब सिमिलर है, इसमें एक छोटा सा ही डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो आपको जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, एमबीबीएस में जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और ये जो आर्थराइटिस है वो भी बहुत तरीके के होते हैं। वो ऑस्टियो आर्थराइटिस हो सकते हैं, गाउटी आर्थराइटिस हो सकते हैं, बहुत तरीके के आर्थराइटिस हो सकते हैं। वो उतने डिटेल में आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जान लेंगे। लेकिन ये जो गाउट जो है ना, ये गाउट क्या है, ये भी इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन ऑफ क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ही है, यानी आर्थराइटिस की तरह सब कुछ सिमिलर है। लेकिन एक चीज़ इसमें खास है, क्या है कि इसमें क्या होता है, वहाँ पे एक्यूमुलेट होता है। क्या एक्यूमुलेट होता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल। तो यूरिक एसिड आप लोगों को पता है कि बहुत सारे ऐसे जो आपका लेग्यूम जो चीज़ज़ें होते हैं, जैसे दाल वगैरह जो होते हैं, तो काफ़ी सारे दाल होते हैं जिससे कि ये यूरिक एसिड का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसीलिए जिन लोगों के ये जो गाउट जो हो चुका है, जिनको भी ये गाउट हुआ है, तो उनको कहा जाता है कि आप ऐसे जो लेग्यूम लाइक जो फूड्स होते हैं ये थोड़ा कम इनटेक कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका यूरिक एसिड बढ़ता है, और आपका यूरिक एसिड क्रिस्टल अगर जम जाए तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ये इन्फ्लेमेशन और भी बढ़ जाएगा। यानी आपका जो गाउट है ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स है, लाइक आर्थराइटिस, बट इट इज़ व्हाट, इट इज़ ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन द जॉइंट्स। तो ये आपका बेसिकली था गाउट। और इसी के साथ हमने फिनिश कर लिया है द डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। और उसी के साथ साथ क्या, उसी के साथ साथ हमारा हो जाता है ये वाला चैप्टर, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में आपको एनिमेशन शो करके भी समझाने की कोशिश किया है। आई होप आप लोगों को मेरा ये जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला लेक्चर सीरीज़ है काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे कमेंट में ज़रूर उसका फीडबैक देना, मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। Thank you very much for your time and all the very best for your preparation.